हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। जैसे हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं अपनी जो 11th क्लास की भूगोल है उसका अध्याय 2। अध्याय 1 यदि आपने ना पढ़ा हो तो जाकर इससे पहले उसे पढ़ लें, तभी आपको ये जो अध्याय है अच्छे से समझ में आएगा। आपके अध्याय 2 का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जैसे आप जानते हैं अपने बचपन में तारे देखे होंगे और वो तारे आपको हमेशा आकर्षित करते होंगे। आपने कविताएं भी छोटी छोटी पढ़ी होंगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको तारों की तरफ आकर्षित, आकाश की तरफ आकर्षित करती है कि ये ब्रह्मांड जो है ये कैसे बना। मतलब ये पूरी दुनिया, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये सब कैसे बने। तो इसी संबंध में हम अपना जो आज का अध्याय है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे हम। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के 2 सिद्धांतों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हमें ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और हमें पता चल जाएगी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पहला सिद्धांत है वो है आरंभिक सिद्धांत। दिख रहा होगा आपको, यहाँ अच्छे से देख लीजिए, कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें हम ये पढ़ेंगे आरंभिक सिद्धांत में निहारिका परिकल्पना, और दूसरा पढ़ेंगे संशोधित निहारिका परिकल्पना। उसके बाद हम इसमें बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे स्थिर अवस्था सिद्धांत। ये दोनों पढ़कर हमें पता लगे। तो देखते हैं जो हमारी निहारिका परिकल्पना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना है वो ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड कितने मार्क्स की है। फिर हमें ये देखना है कि हमें उसमें कितने अच्छे से लिखना है, और उसके बाद जब हमें ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तब हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये एक बहुत वेल सेटल्ड आंसर आपको मैं लिखकर दिखा रही हूँ कि आपका जब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, और अगर ये आपका 8 नंबर में आता है तो आपको दोनों सिद्धांत बताने होंगे। ठीक है, तो निहारिका परिकल्पना, इसका प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने 1755 में किया और बाद में पियरे लैपलेस द्वारा इसमें संशोधन किया गया। तो आपको पहली चीज़ तो ये याद होनी चाहिए कि इसका प्रतिपादन किसने किया और दूसरी चीज़ इसका संशोधन किसने किया। तो देखो, इस सिद्धांत को हमने जो बेसिक चीज़ थी वो जान ली कि प्रतिपादन किसने किया, और दूसरा हम देखेंगे कि इसकी व्याख्या क्या कहती है। जो आज आप सूर्य देखते हो, ये जो सूर्य चारों ओर आपको रोशनी देता है, धूप देता है, ये सौरमंडल का किंग कह सकते हैं हमसे, किंग ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, देखो सूर्य और ग्रह गैस और धूल के एक बड़े बादल से बने। ये बात किसने कही? इमैनुअल कांट ने कही, और कहा कि जो एक सूर्य है, जाहिर सी बात है सूर्य है, और जो ग्रह है, जितने ग्रह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने ग्रह, धूल के कण एक बड़े बादल से बने हैं। समय के साथ साथ ये बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचित हो गए। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्व बल है वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है, हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है। तो इस बल के कारण ये सिकुड़ गए और संकुचित होकर चपटा हो गया। क्या हो गया? चपटा हो गया, और फिर ये डिस्क के रूप में परिवर्तित होकर तेजी से घूमने लगा। ठीक है, इसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। क्या घूमने लगा? आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितनी भी धूल कण से जितनी चीज़ें बनी हैं वो गुरुत्वाकर्षण में बनी है। क्या बना? बादल बना। जो बादल परिवर्तित हुआ और तेज़ी से घूमने लगा, और इसके बादल के कारण सूर्य का निर्माण हुआ और बचे हुए पदार्थों से ग्रह का निर्माण हुआ। तो क्या बना था? गैस से एक बादल बना। उस बादल के कारण क्या हुआ? आपके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ और बचे हुए से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसकी परिकल्पना है? इमैनुअल कांट की है। उसका नाम क्या दिया गया है? निहारिका परिकल्पना नाम इसको दिया गया है। तो होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, संशोधित निहारिका परिकल्पना, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस।
इसका प्रतिपादन करता जो है इसके वह ऑटो शिम्ट और कार्ल वाइजास्कर। ये आप दोनों चीज़ें देखो, आपको इस तरह से लिखने पर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको इसी तरह से इसको ब्रैकेट में कर देना है। और जो आपको लगेंगे पॉइंट आउट आपको अच्छे से करने हैं, लिखने हैं, उनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है। सिद्धांत की व्याख्या देखो, ये जो सिद्धांत है ना संशोधित, ये इसी का ही रूप है, यानी इसको इसने विस्तार में बताया है। ठीक है। ये मूल निहारिका परिकल्पना का विस्तार है। मूल यानी कि ये ऊपर वाली कौन सी है, नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना, और ग्रहों के निर्माण के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। इसने तो सिर्फ ये बताया कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन जो आपकी सेकंड वाली संशोधित निहारिका परिकल्पना, इसका बेस क्या रहा कि ग्रहों के निर्माण के बारे में विवरण, जितने प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में इसने अच्छे से बताया। इसके अनुसार सौर मंडल की शुरुआत धूल के साथ मिश्रित गैस, जो सौर मंडल है हमारा, उसमें जो शुरुआत हुई है वो धूल से हुई है। हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें इसमें पाई गई हैं। कौन सी गैसें पाई गई हैं? हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें पाई गई हैं। एक बड़े बादल के रूप में हुई थी, जिसके कारण धूल के कण आपस में टकराए और एक साथ चिपक गए, जिससे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। अंततः इसने ग्रहों का, चंद्रमा का और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये जो बेसोन है ये ग्रहों पर है, और ग्रहों में जो ग्रह बने वो धूल कण के साथ मिलकर बने हैं, गैसेस से बने हैं। और कौन सी गैस प्रमुख पाई गई है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद क्या बना? एक बादल बना। उस बादल से क्या हुआ? धूल के कण आपस में टकराए, ऐसे ऐसे आसपास और आपस में चिपक गए, जिससे बड़े पिंडों का, जब कोई छोटी चीज़ बार बार आपस में टकराती है, चिपक जाएंगी, चिपकने से उनका साइज़ बढ़ा। जब उनका साइज़ बढ़ा तो उनसे ग्रहों का, चंद्रमा का और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपको 10 से 15 मिनट में डेली एक चैप्टर मैं रोज़ पढ़ा दिया करूँगी, और इस चैप्टर के बाद ही आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। और इसके बाद हम इसके जो MCQs हैं वो करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी साथ में लगाएंगे। तो आप ये एक बार समझ लीजिएगा निहारिका परिकल्पना क्या कहती है और संशोधित निहारिका परिकल्पना क्या कहती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी है ग्रहाणु परिकल्पना। तीसरी कौन सी है? ग्रहाणु परिकल्पना। इसको किसने प्रतिपादित किया? थॉमस चैम्बरलेन और फॉरेस्ट मोल्टन ने, और बाद में जो सर जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी थे उन्होंने इसका समर्थन किया। अब देखो इसकी व्याख्या भी क्या कहती है, आपको एक बार देख लें। इस सिद्धांत के अनुसार एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के पास से गुजरा। इनके अनुसार ये एक तारा कहाँ से गुजरा? हमारे सूर्य के पास से, यानी इस सन के पास से गुजरा, और इसने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसने? सन ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ को अपनी ओर खींचा। यह पदार्थ ठंडा होकर छोटे ठोस पिंड में संघनित हो गया, यानी सिमट गया, जो बाद में ग्रहों में विकसित हुआ। तो आपने जो संशोधित निहारिका परिकल्पना पढ़ी है वो भी ग्रहों के बारे में बताती है, और जो आपने भी पढ़ी ग्रहाणु परिकल्पना ये भी ग्रहों के बारे में बताती है। और इन ग्रहों के कारण ही क्या हुआ? हमारी पृथ्वी भी तो एक ग्रह है ना, तो इनके कारण उसका निर्माण हुआ है। दूसरा जो हमें सिद्धांत पढ़ना है वो पढ़ना है आधुनिक सिद्धांत। इसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान से आपको देखनी होगी। एक तो ये आधुनिक सिद्धांत, ये पेपर में आपसे 4 से 5 नंबर के बीच में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा ये सिद्धांत, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसको आप विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कह सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है बी, स्थिर अवस्था सिद्धांत, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके प्रतिपादन करता है जॉर्जेस लेमेंत्रे। इन्होंने 1927 में इसका प्रतिपादन किया। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की रचना लगभग 18.8 बिलियन वर्ष पहले एक विलक्षण, अत्यंत सघन, देखो मुझे पता है कि इसके जो ये शब्द हैं आपको बहुत भारी लग रहे हैं, लेकिन आपको बेटा इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, किसे? 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक विलक्षण, यानी अजीबोगरीब, अत्यंत सघन, यानी बहुत सघन, बहुत छोटे छोटे
और गर्म कण जिसे छोटा गोला या टिनी बॉल कहा जाता है से इसकी शुरुआत हुई। किसकी? बिग बैंग सिद्धांत की जो शुरुआत हुई है बहुत छोटी और गर्म कणों से हुई है। इस कण में महाविस्फोट हुआ। जब ये बनता रहा तो एकदम से विस्फोट हो गया इसमें, जिससे बिग बैंग नाम की घटना के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या जाना जाता है? बिग बैंग की घटना के नाम से जाना जाता है, जिससे ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। क्योंकि इसके जो गोले होंगे यहाँ फूट के विस्फोट होकर अलग अलग जगह गए होंगे, जिससे जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ या ठंडा हो गया, जिससे ऊर्जा पदार्थ में जितनी भी ऊर्जा थी ये जो फूटी कर इधर उधर गई हैं वो पदार्थ में बदल गई। किस में बदल गई? पदार्थ में परिवर्तित हो गई। और समय के साथ आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण हुआ। ये सिद्धांत क्या कहता है कि समय के साथ आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि बहुत सघन छोटे छोटे जो कण थे वो इकट्ठा होते रहे। उनके इकट्ठा होने के साथ वो गर्म थे तो गर्मी के कारण उनमें विस्फोट हुआ, और जब वो विस्फोट हुआ तो चारों तरफ फैल गए। जब वो चारों तरफ फैल गए तो उनमें जो उनकी ऊर्जा थी वो ऊर्जा पदार्थों में बदल गई, और जब वो पदार्थों में बदली तो आकाश गंगाओं का, तारों का और ग्रहों का निर्माण हुआ। ये आपका 10 से 15 मिनट में आज इतना हो जाएगा। इसके बाद हम आपका पार्ट 2 बनाएंगे, और उस पार्ट 2 में हम और ज़्यादा से अच्छे से देखेंगे कि हमारा भी कितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा हमारा इसका जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें स्थिर अवस्था सिद्धांत, इसका प्रतिपादन फ्रेड होयल ने किया। किसने किया? फ्रेड होयल ने किया। यह बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत है। ये बताता है कि ऐसा नहीं हुआ, ये बताता है कि ब्रह्मांड हमेशा से वर्तमान स्थिति में, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ, सारी बातें अलग है, मौजूद रहा है, और समय और स्थान दोनों अनंत है। अनंत है यानी जैसा था वैसा ही आज है और ऐसा ही हमेशा रहेगा। हम यहाँ से कल से आपका तारों का निर्माण यानी स्टार फॉर्मेशन ये कल पढ़ेंगे, और अभी आपको इसको अच्छे से देखना है वीडियो को देखने के बाद आप इसको अपने नोट्स फॉर्म में लिख लीजिए। इसी तरह से आपको अपने पेपर में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही मैनेज करना है। अगर ये 7 या 8 या 6 नंबर में पूछा तो आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। इसके बाद जब हम ये स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर आपका कल पूरा हो जाएगा। मुझे पता है कि अभी आप जितने लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ध्यान दे रहे होंगे। आने वाले टाइम तक आपकी सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।